कीप क्वाइट। देखो चैप्टर जो 6 है ना, ये चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक गुणधर्म अपन पढ़ेंगे जिसका नाम सिर्फ है क्या, समरूप। ठीक है, मतलब हमको सिर्फ समरूपता की कंडीशन को ही पढ़ना है। ठीक है, समरूपता की कंडीशन मतलब समरूप। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि लगभग इसे सभी स्टूडेंट बहुत कठिन मानते हैं। अच्छा, कठिन मानने का उनका रीजन भी है। ठीक है, सबसे बड़ा उनका रीजन ये है कि वो कॉन्सेप्ट को पहले से याद नहीं किए रहते हैं, या कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, या क्लास मिस आउट करेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, या फिर वो ऐसे रफली पढ़ लेंगे जिसके कारण उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो इसका साफ मतलब ये है कि आप जानेंगे थोड़ी ना कि वो चीज है क्या। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम शब्दों के महत्व को समझें कि शब्द का क्या महत्व है, क्या मतलब है। ठीक है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 6 से, ठीक ना, यानी चैप्टर 6 से शायद मेरे हिसाब से 5 नंबर का आना है, 5 अंक का आएगा। ठीक है, और 5 अंक का आएगा जिसमें से 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या तो 2 का आएगा या तो 3 का आएगा, और मिनिमम 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 या 3। देखो अगर 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा तो 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, और अगर 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा तो 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। बात को समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, समझने का पूर्ण प्रयास करो। ठीक है, कोई भी चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसे समझ नहीं सकते हैं। ठीक ना, बड़े आराम से समझ सकते हैं, समझने का प्रयास बस करिए। ठीक है, ध्यान से सुनना है, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ी से देखते हैं कुछ चीजों को। ठीक है, यहां से याद रखिए आपको ऑब्जेक्टिव में काफी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काफी हेल्प मिलेगा। पहले बात को समझ लो, फिर हम प्रश्नावली को भी सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, देखो मेन चीज तुम्हारे पास क्या है, मुख्य पॉइंट पहले आप समझो। ऐसी आकृतियां जिनके आकार यानी शेप समान हो। आकार का मतलब यहां पे पता है किससे है, सिर्फ रूप से है। किससे है, रूप से। आकार का मतलब गणित में क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो। आकार मतलब रूप, रूप मतलब शेप। ठीक है, यहाँ पे आकार का मतलब साइज से नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसी आकृतियां जिनके आकार मतलब रूप समान हो। क्या समान हो, रूप समान हो। उनका आकार, अब देखो उनका अमाप, अमाप का मतलब हो गया यहाँ पे साइज। जी ना, अमाप का मतलब यहाँ पे क्या है, साइज। वैसे लोग समझते हैं कि आकार का मतलब साइज से होता है, नहीं, अलग अलग शब्द है दोनों। ठीक है, ऐसी आकृतियां, ठीक ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसी आकृतियां जिनके आकार क्या हो, समान हो। ठीक है, क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? तो फिर फोकस कहां है आप लोगों का? नहीं पढ़ना तो उठो बाहर जाओ, छुट्टी। ऐसी आकृतियां जिनके क्या है, आकार समान हो। आकार का मतलब क्या है, रूप। आकार का मतलब क्या हुआ, रूप। ठीक है, यहाँ पे आकार का क्या मतलब है, रूप है। ठीक है, तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो मतलब रूप समान हो। ठीक है, उनका अमाप, अमाप का मतलब क्या हुआ, साइज। अमाप का मतलब क्या है, साइज। समान हो या ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। मतलब ऐसी आकृतियां जिनके केवल रूप समान हो। ठीक है, वो साइज में छोटे बड़े हो, ये कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, साइज में चाहे बराबर हो, और चाहे छोटा हो, और चाहे क्या हो, बड़ा हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। देखिए इनके ये क्या है, रूप। इनके तीनों के रूप क्या है, रूप का मतलब आकार से। बेटा ध्यान रख लो, बिल्कुल रट लो, बिल्कुल। ठीक है, रूप का मतलब किससे है, आकार से है। और आकार ये समझो कि आकार अगर कोई कह रहा है गणित में तो साफ मतलब है कि रूप की बात हो रही है। ठीक है ना, उसके फेस की बात हो रही है। ठीक है, देखो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो। आकार मतलब देखो इन तीनों का रूप समान दिखाई दे रहा है ना, इनके तीनों के क्या है, आकार मतलब रूप समान है। ठीक है, लेकिन क्या है उनका अमाप, अमाप मतलब साइज समान हो या ना हो। ठीक है, साइज समान हो चाहे ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि ऐसी आकृतियां जिनके क्या है, रूप समान हो। क्या समान हो, रूप समान हो, चाहे उनका साइज समान हो या ना हो। ठीक है, चाहे साइज में वो छोटे हो या साइज में वो क्या हो, बड़े हो। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल हुआ, तो इसके समान देखिए ये क्या है, इससे छोटा है, तो इसका क्या हुआ, इन दोनों के रूप क्या है, समान है। और इसका रूप क्या हो गया, थोड़ी सी अगर हम देख रहे हैं तो तीनों के रूप क्या है, समान है। तो रूप समान होना
ठीक है, यानी उनके आकार की बात हम कर रहे हैं कि उनका आकार यदि समान है, ठीक है, क्या समान है, आकार और साइज समान हो चाहे ना हो, तो देखिए इनके आकार क्या है, समान है, मतलब रूप समान है, लेकिन साइज इनके क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाएगा और दिमाग में होना भी चाहिए कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार मतलब रूप समान होते हैं और उनके साइज समान हो या ना हो, ठीक है, साइज मतलब हो गया अमाप, समान हो या ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है। रूप उनका मिलना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, रूप उनका देखने में बिल्कुल अगर इक्वल दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, समरूप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए बताया भी गया है, तीनों वृत्त जो हैं, तीनों वृत्त हैं, ये तीन के तीनों क्या हैं, वृत्त हैं, इनके आकार समान है, आकार मतलब इनके रूप समान है। आकार का मतलब साइज से नहीं लेना है ना, ध्यान रखना, साइज अलग चीज है, ठीक है, आकार का मतलब रूप से, शेप से है, ठीक है। आकार मतलब क्या होता है, शेप होता है, शेप मतलब उनके रूप से समझिए आप कि इनके तीनों के क्या है, तीनों वृत्त हैं और इनके क्या है, आकार मतलब रूप समान है, परंतु इनके जो साइज है, साइज मतलब अमाप अलग अलग है, अतः ये क्या है, समरूप आकृतियां हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, समरूप आकृति कहेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा थोड़ी से, ठीक, बातों को समझते जाइए, बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है कुल मिलाकर के। ध्यान से देखिए, ये क्या है, सभी भुजाएं इसकी क्या है, बराबर हैं, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हुआ, वर्ग हुआ, ठीक है। और इसमें क्या है, ये आयत है, क्योंकि ये लंबाई आमने सामने भुजा इनकी क्या है, बराबर है, आमने सामने भुजा बराबर है, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या हुआ, ये आयत कहलाया, क्या हुआ, आयत। अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल समान है, ठीक ना, क्या दोनों की भुजाएं समान है, नहीं है, क्योंकि इसका 2-2 सेंटीमीटर है, इसका 1 और कितना हुआ, 4 है। तो देखिए उक्त मतलब ये दोनों आकृतियां, उक्त दोनों आकृतियों के माप मतलब क्षेत्रफल समान है, परंतु इनका क्या है, आकार मतलब रूप क्या है, अलग अलग है, अतः वर्ग और आयत समरूप आकृतियां नहीं होती हैं, ठीक ना, यानी वर्ग और आयत जो है वो समरूप आकृतियां नहीं होती हैं, ठीक ना। अगर वर्ग और आयत साथ में अगर हम रख दें तो वर्ग और आयत समरूप आकृतियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक ना, कि वर्ग और आयत कभी भी समरूप आकृतियां नहीं होती हैं, ठीक है। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, ठीक है, खालिस्तान में भी आता है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए सभी आयत समरूप हो ये आवश्यक नहीं है, एक ये इस बार शायद तिमाही में क्वेश्चन भी आया था, ठीक ना, कि सभी आयत समरूप हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक ना, तो पेपर में कभी पूछता है क्या सभी आयत समरूप होते हैं, नहीं, सभी आयत समरूप नहीं होते हैं, ठीक है, सभी आयत समरूप हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सभी आयत क्या होते हैं, समरूप नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, ध्यान से देखते जाइए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे वही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सवाल भी अपन को हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, ये दो आकृतियां बनाई गई हैं, मतलब ये भी दोनों आयत हैं। देखिए ये 3 सेंटीमीटर का है, मतलब इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लंबाई कितनी 4 है, यहाँ पे लंबाई 6 है, यहाँ पे चौड़ाई कितनी है आपके पास 2 सेंटीमीटर है तो दोनों आयत। अच्छा कैसे पता चला कि दोनों आयत हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, दोनों में लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, मतलब दो आयत हुए। देखो उक्त दोनों आकृतियां समरूप नहीं है, ठीक है, दोनों आकृतियां क्या नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि इनके रूप जो है एक समान नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनके देखिए इनके आकार जो है वो क्या है, समान नहीं, समान मतलब रूप जो है ना, आकार मतलब रूप इनके क्या है, समान नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सभी आयत जो होते हैं वो समरूप नहीं होते हैं, पेपर में आता भी है, ठीक है, एक शब्द में पूछ लेता है क्या सभी आयत समरूप होते हैं, तो सभी आयत समरूप नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज को बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिए। देखिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे सब क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि इनका आकार क्या होता है, आकार मतलब इनका रूप क्या होता है, समान होता है। देखो ये भी इन तीनों के रूप क्या है, रूप मतलब आकार क्या है, शेप क्या है, समान है, ठीक है, इनका शेप क्या है, समान है। सभी सर्वांग समाकृतियां समरूप भी होती हैं, ठीक है, सभी सर्वांग समाकृतियां, जितनी भी सर्वांग समाकृतियां होती हैं वो क्या होती हैं, समरूप होती हैं। सर्वांग समाकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्टार पॉइंट बना के लिख भी लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, देखिए समरूप, देखो सभी सर्वांग सम, यहाँ पे एक चीज आप डिनोट करना थोड़ी से, ठीक है, आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे सभी सर्वांग समाकृतियां समरूप होती हैं, जितनी भी सर्वांग समाकृतियां होंगी क्या होंगी, समरूप होंगी। समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो यह आवश्यक नहीं है, मतलब सभी सर्वांग समाकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सब सर्वांग सम नहीं होती हैं, ठीक है, सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। मेन पॉइंट है ये, दिमाग में रख के चलना है आपको, ठीक है ना, मतलब आपको लिख के रट लेना है कि सभी सर्वांग समाकृतियां समरूप होती हैं,
ठीक है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा सर्वांग सम का क्या मतलब है? तो सर्वांग सम और समरूप का क्या मतलब है? समरूप का मतलब ये होता है कि जिनके आकार एक समान हो। ठीक है, आकार मतलब रूप। देखिए जैसे ये और ये, इन दोनों के रूप क्या है? एक समान है, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ? समरूप हुआ। सर्वांग समता का ये मतलब होता है, अगर हम सर्वांग समता की बात करते हैं, चलिए हम थोड़ी सी यहां चलते, बैकआउट करते हैं। देखिए, हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा क्या हुआ? एक सर्कल हुआ। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। अब इसी का बिल्कुल, अब देखिए दोनों क्या है? बिल्कुल इक्विवेलेंट है, बराबर है। सर्वांग समता का मतलब होता है कि साइज में, साइज मतलब अमाप में, और आकार में, आकार मतलब रूप में और अगर साइज में दोनों बराबर हैं तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? सर्वांग समाकृति कहते हैं। बात समझना, मैंने क्या कहा? जब आकृतियां, ठीक है, आकार में, आकार मतलब रूप में और साइज में, रूप में और साइज में मतलब आकार में और अमाप में क्या होती हैं? बिल्कुल बराबर दिखती हैं, तब हम उन आकृतियों को क्या कहते हैं? सर्वांग समाकृतियां कहते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ मान लीजिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहां पे नाम दे रहा हूं, ठीक है, समझिए ए और ये इसको नाम क्या दिया मैंने? बी। तो ए और बी दोनों क्या है? ए और बी दोनों क्या है? सर्वांग समाकृतियां हैं। ठीक है, सर्वांग सम के साथ साथ समरूप भी तो हैं, एक समान इनका रूप दिख रहा है तो समरूप भी हैं ये। ठीक है, लेकिन सर्वांग सम हम तभी कहते हैं जब दोनों के आकार मतलब दोनों के रूप और साथ में दोनों का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? कुल मिलाकर के अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए दोनों के रूप और दोनों के साइज यदि क्या है आपके पास बराबर हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसी आकृतियों को सर्वांग समाकृति कहते हैं। जैसे अब एक मान लीजिए हम और ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बना रहे हैं, मान लीजिए ये लीजिए, इसको मैंने नाम क्या दिया? सी। बात समझिए, जो ए है वो सी के समरूप है, या सी ए के समरूप है, बी सी के समरूप है, या सी बी के समरूप है, या हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों क्या समरूप आकृतियां हैं। लेकिन सर्वांग समाकृति कौन है? क्या ए सी के सर्वांग सम है? नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका और इसका साइज अलग अलग है। ठीक है, सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए? साइज। देखो याद रख लो, ठीक है, कि सर्वांग सम होने के लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? रूप एक जगह समान हो, मतलब रूप मतलब तुम्हारे पास आकार एक समान हो। ठीक है, सेकंड केस तुमको ये ध्यान रखना है कि साइज उसका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, क्या समान होना चाहिए? साइज। ठीक है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? अमाप कहते हैं। क्या कहेंगे? अमाप। ठीक है, तो रूप और साइज दोनों समान होंगे तभी क्या कहलाएगा? वो सर्वांग सम कहलाएगा, और नहीं तो सर्वांग सम नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे सर्वांग सम केवल ए और बी है। क्यों? क्योंकि इनका दोनों का रूप भी वही है, एक समान है, और दोनों के साइज भी वही है। लेकिन ए और सी केवल क्या है? समरूप है। ठीक है, एक समान रूप के हैं लेकिन साइज एक समान नहीं है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? तो सर्वांग सम और समरूप का मतलब यही है। समरूप का मतलब केवल इतना है कि रूप आपका समान होना चाहिए। ठीक है, रूप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। रूप यहाँ पे समान दिख रहा है तो समरूप है, और रूप अगर समान दिख रहा है और उसके पश्चात मान लीजिए, ठीक है, साइज यानी साइज आपका जो है यानी अमाप बराबर हो या ना हो, ठीक है, तो समरूप आकृतियां हैं, ये सब आपस में सब समरूप हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल दोनों क्या है? सर्वांग सम है, क्योंकि रूप समान होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए आपके साथ? कि अमाप यानी साइज भी दोनों की क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। सर्वांग समता का गुणधर्म है ये। ठीक है, रट के रखना, यहाँ तुम्हारे लिए यही काम देगा। ठीक है, चैप्टर 6 में सर्वांग सम होने के लिए कंडीशन क्या है? कि दोनों के रूप समान होने चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? साइज भी समान होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएंगे? सर्वांग समता कहलाएंगे। और अगर सिर्फ रूप बराबर है तो इसका मतलब वो क्या है? समरूप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी हम देखते हैं, उसी में बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखेंगे। तो सभी सर्वांग समाकृतियां क्या होती हैं? समरूप होती हैं। देखिए यहीं पे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, सभी सर्वांग समाकृति, सर्वांग समाकृति है। ठीक है, सभी सर्वांग समाकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। क्या एक समान रूप नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब देखो, क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं? ये भी तो समरूप है, दोनों एक समान रूप के हैं, तो क्या ये सर्वांग सम है? नहीं है। तो सभी सर्वांग समाकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। रट के रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, सत्य में पूछ के कंफ्यूज कर देगा। ठीक है ना, इसलिए प्रश्न को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल केयरफुल पढ़ना है। ठीक है ना, किसी भी हालत में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए इसका। अब देखिए,
ऐसे बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या समान हो, समरूप होंगे। मतलब ऐसी भुजा वाली आकृतियां, ठीक ना, बहुभुज का मतलब जिनमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, ठीक ना, संख्या में अगर देखो, अगर उनकी भुजाएं क्या, ऐसे बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या समान हो, समरूप होंगे यदि, मतलब दो त्रिभुज, कुल मिला के हमारे कहने का ये मतलब है कि दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं। कब कहलाती हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो। अगर उनके संगत कोण क्या है, बराबर निकल के आ रहे हैं और उनकी सभी भुजाओं के अनुपात क्या हो, समान हो। कुल मिला के अगर उनकी भुजाएं जो है समानुपाती हो, दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं। समरूपता का गुणधर्म है, ठीक ना, रट लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। समरूपता का गुणधर्म ये समरूप होने का गुणधर्म, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। दो आकृतियां क्या कहलाती हैं, समरूप कब होंगी? दो आकृतियां समरूप तब होती हैं जब उनके क्या हो जाए, संगत कोण बराबर हो। कोण क्या होना चाहिए? बराबर, ठीक है। और भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती, ठीक है। अब देखिए फिर से, समरूपता के लिए अगर हम बात करते हैं, ये सर्वांग सम होने के लिए था। अब समरूप होने के लिए हम आपको बताते हैं कि समरूप होने के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। समरूप होने के लिए, समरूप होने के लिए बेटा, समरूप होने के लिए कंडीशन ये है, ठीक है, कि दोनों आकृति, दो आकृतियों को अपन समरूप करेंगे, ठीक है, तो दोनों आकृतियों के संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पहली कंडीशन है कि संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या होना चाहिए? कोण बराबर। बराबर का मतलब समान हो, बराबर मतलब समान हो। अगर दोनों के संगत कोण क्या है, बराबर है, यानी कि आप पास क्या है, समान है, तो इसका साफ मतलब ये है समान हो, ठीक है। अच्छा, एक ही केस से नहीं हो सकता है समरूप, ये भी ध्यान रखना। एक केस से आप समरूप नहीं कह सकते हो कि संगत कोण बराबर है तो समरूप है, हो गया, ऐसा नहीं कह सकते हो, ये कहना उचित नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। दोनों केस फॉलो होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके अंदर दोनों चीजें लागू होनी चाहिए। संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो? संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो, ठीक। ये दो केस हैं। अच्छा, अब हम एग्जांपल के माध्यम से थोड़ी सी देख के समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी आकृतियां सर्वांग सम हो सकती, मतलब समरूप होती हैं, कौन कौन सी समरूप नहीं है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ये बनाया, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिखा 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिखा 60 डिग्री। एक और मैंने बना लिया, इसमें भी लिखा मैंने 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिखा 60, यहाँ पे मैंने लिखा 60, यहाँ पे मैंने लिखा 3 3 3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 2 2, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? क्या इनके संगत कोण बराबर हैं कि नहीं है? भाई तीन के तीनों 60 60 60 60 हैं। संगत कोण बराबर हैं कि नहीं है? हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी, इसको नाम देता हूं पी क्यू और आर, और अगर मैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालूं, देखो तो 2 बटे कितना हो जाएगा, इसका संगत ये, ठीक है, 2/3। और देखो अगर मैं इसका संगत देख रहा हूं तो 2/3, और इसके संगत देख रहा हूं तो तब भी 2 बटे क्या है, 3। तो क्या संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है? अगर हम अनुपात निकाल के देखें तो 3 के तीनों बराबर हैं कि नहीं है? है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, वो समरूप है। समरूप का डायग्राम ये होता है बेटा, ध्यान से देखना, क्या है, पी क्यू आर के, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। समरूप में पहचान करने के लिए आता है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान रखना है। दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती हो, और संगत कोण क्या हो, बराबर हो। रट के रखिए बिल्कुल, ठीक है। और देखिए एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक त्रिभुज ये है, मान लीजिए ये है अपने पास, सपोज दैट 90, ये है 45, ये है 45, ये भी है 45, ये है 45, ये है 90। अब यहाँ पे 2 3 4, और ये तुम्हारे पास हुआ, मान लेते हैं नाम देते हैं ए बी सी, और ये हुआ पी क्यू, और ये क्या हुआ, आर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज, ठीक है, ये हुआ 4, ये हुआ 6, ये हुआ 8, ठीक है। क्या ये सर्वांग सम, ये समरूप आकृतियां हैं कि नहीं है? सर्वांग सम नहीं, समरूप आकृतियां हैं कि नहीं है? पहले केस देखो, क्या संगत कोण बराबर है? संगत कोण बराबर है या नहीं? 90 90, 45 45 45 45, हाँ एक केस तो मिल गया कि संगत कोण क्या है, बराबर है। क्या संगत भुजाएं समानुपाती हैं? चेक करो, 2 बटे, देखो 2/4, क्योंकि इसके संगत ये, इसके संगत ये, इसके संगत ये, ठीक है। अगर मैं सबका बटे करूं 2/4, तो 2/4 का 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 3/6 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 4/8 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
तो भुजाएं समानुपाती हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। तो जब अगर भुजाएं समानुपाती हैं और संगत कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? समरूप आकृतियां हैं। क्या है? समरूप आकृतियां। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? बातों को समझना है, ठीक है। अगर आप बात को समझ गए ना, बहुत ही नॉर्मल लगता है, ठीक है। तो समरूप होने के लिए आप रट के रखिए कि समरूप होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। मतलब जब हम उनका रेशियो निकालें तो बिल्कुल बराबर दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, वो क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है। और अगर मान लो बाय द वे नहीं हुआ, ये तो कोण मिस हो गया, या फिर मान लो भुजाएं मिस होने का मतलब यह है कि कोण अलग अलग अगर हो गया या भुजाएं अलग अलग समान अनुपात में आ गई तो इसका मतलब वो क्या है? समरूप आकृतियां नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। मान लीजिए यहां पे 30 है, यहां पे 120 है और यहां पे कितना हुआ? 50। यहां पे 2 2 2 4 4 4, यहां पे हो गया आपके पास 30, यहां पे हो गया 60 और यहां पे हो गया 90। तो आप बताइए भुजाएं तो समानुपाती हैं, क्या कोण संगत बराबर, संगत कोण बराबर है? नहीं है। पहला ही केस गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि केस दोनों लागू होना चाहिए तब समरूप होता है। तो देखिए संगत कोण क्या है? अलग अलग है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं भी समानुपाती हों। जब दोनों केस लागू होगा तब समरूप कहलाएगा। तो क्या ये आकृतियां समरूप हुई? नहीं हुई, ठीक है। क्लियर हुआ ना? पहचान करेंगे, ठीक ना, ध्यान रखना पहचान करने के लिए है कहीं पे, ठीक है। तो देखेंगे अपन फिर। तो बात समझ में आई ना कि दो आकृतियां समरूप कब कहलाती हैं? दो आकृतियों के समरूप होने के लिए क्या गुणधर्म है कि संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। संगत भुजाएं बराबर नहीं, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। अब आगे पीछे आप बोल सकते हो कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी क्या कहलाएंगे? वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ये ध्यान रखना। और ये दोनों के दोनों केस लागू होने चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो चलते हैं आगे, देखते हैं थोड़ी से, ठीक। ये वही चीज लिखा हुआ है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको तो अभी हम साइड में रखते हैं, ध्यान से देखिए। वही एग्जांपल सेम सामने आ रहा है। दो आकृतियां बनी हुई हैं, सभी के कोण 90 90 दिख रहे हैं ना, सभी कोण 90 90। ये डायग्राम मतलब ये बन गया, मतलब 90 90 के कोण है कि नहीं है? हैं। 3 है 3 है 3 है 3 है 3.5 3 3 3.5 है। देखो चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज PQR समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संगत कोण तो समान है, सभी जगह के कोण, ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये इसके संगत और ये इसके संगत है। ऐसा समझो ना कि इसको पलट के इधर रख रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये इसके संगत बन गया, ठीक है, और ये इसके संगत बन गया, ये इसके संगत बन गया, ये इसके संगत बन गया। और जब इसको इसे इसके ऊपर ढांकेंगे, ठीक है, तो ये 3 है और ये 3.5 है, ठीक है, और ये 3 है और ये 3.5 है, ठीक है। तो संगत कोण तो बराबर है, ठीक है। कोण तो दिख रहा है कि 90 90 का है। क्या संगत भुजा बराबर है? नहीं है ना। तो जब संगत भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है, यानी समान अनुपात में नहीं आ रही हैं, इसका मतलब बराबर नहीं है, मतलब समान अनुपात में नहीं आएगा। तो इसका साफ मतलब क्या हुआ? इसका साफ मतलब ये हुआ कि ये एक समरूप नहीं है। देखिए चतुर्भुज ABCD जो है और चतुर्भुज PQRS जो है, ठीक ना, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संगत कोण तो समान है, ठीक है, संगत कोण तो समान हो गया, पहला केस फॉलो हो गया। परंतु संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। संगत भुजा का अनुपात ये अनुपात ये अनुपात ये, अब देखो वो अनुपात ये, तो कहां बराबर आएगा? ये और ये आएगा क्या? नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? समरूप आकृतियां नहीं है। तो समरूप होने के लिए दोनों केस फॉलो होना चाहिए। पहला केस क्या था? संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। अब त्रिभुज की समरूपता की शर्तें, वही चीज, समरूपता, त्रिभुज की समरूपता की शर्तें, त्रिभुज के लिए भी वही चीज है, उनके संगत कोण बराबर हो, मतलब त्रिभुज के भी संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं क्या हो? संगत भुजाएं क्या हो? समान अनुपात में हो, यानी अनुपात बराबर हो। सेम चीज है त्रिभुज में भी। और हम लोग पता है त्रिभुज का ही यहाँ पढ़ेंगे, और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो सिर्फ त्रिभुज के लिए ही था, ठीक है। तो त्रिभुज की समरूपता का गुणधर्म पेपर में 2 अंक में आता है। ये प्रश्न बनाता है कि त्रिभुज की समरूपता के गुणधर्म बताइए, त्रिभुज की समरूपता के गुणधर्म बताइए। तो त्रिभुज की समरूपता के गुणधर्म क्या है कि उनकी संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। याद हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से लगभग याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना है, ठीक ना। क्या क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना।
देखो त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां, मतलब त्रिभुज कब कब समरूप होंगे, त्रिभुज कब कब समरूप होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि त्रिभुज कब कब समरूप होंगे। पहली चीज, दो त्रिभुज समरूप देखो दो त्रिभुजों को समरूप दर्शाने के लिए निम्नलिखित कसौटियों का हम प्रयोग किया जा सकता है, मतलब निम्नलिखित कसौटियों का हम प्रयोग करेंगे, मतलब दो त्रिभुज कब कब कैसे कैसे समरूप हम लिख सकते हैं, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये है कि भुजा भुजा भुजा, ध्यान से सुनना, पहले त्रिभुज की तीन भुजाएं, देखो कि भुजा भुजा भुजा, एस 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 का मतलब होता है साइड साइड साइड, ठीक है ना, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। यदि दो त्रिभुजों की संगत तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। आप ये रट लीजिए, रट मारिए, बिल्कुल क्या रटेंगे कि अगर दो त्रिभुज, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन, मतलब वो तो हम पढ़े ही हैं, ठीक है, कि दो त्रिभुज के मतलब संगत कोण बराबर होंगे, और क्या होंगे, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो क्या कहलाएंगे वो समरूप कहलाएंगे, आकृतियां समरूप होंगी। लेकिन त्रिभुज के लिए पर्सनल बताया गया है, त्रिभुज में भी वही चीज लागू होगा, लेकिन त्रिभुज के लिए कुछ एडिशनल चीजें भी हैं, ठीक है, त्रिभुज के लिए क्या है, कुछ एडिशनल चीजें हैं। क्या एडिशनल चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। त्रिभुज का पहला समरूपता का गुणधर्म ये कहता है साइड साइड साइड, साइड 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 यानी भुजा 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 का नियम ये कहता है कि यदि मान लीजिए जैसे 3, 6 और 8 सपोज, और यहाँ पे कितना हो गया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 6, 12, 16, अगर भुजा 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 का नियम ये कहता है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, कि भुजा 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 से समरूप कब होंगे त्रिभुज, यदि पहले त्रिभुज की समस्त भुजाओं और दूसरे भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो, मतलब बराबर निकले, ठीक है, मतलब पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या हो, अगर बराबर निकल आ रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, कोण से मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। देखो 3/6 तो 1/2 आएगा, 6/12 1/2 आएगा, 8/16 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं ले लें और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम ले लें और उनका अनुपात, संगत भुजाओं का अगर हम अनुपात निकाल रहे हैं, अगर सभी अनुपात बिल्कुल इक्विवेलेंट निकल के आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तीन के तीनों अनुपात अगर बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो त्रिभुज साइड 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 यानी भुजा 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 से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, साइड 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 से क्या होगा, समरूप होगा। बात को समझना है, अगर आप बात नहीं समझेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि आप पढ़ना क्या चाहते, पढ़ेंगे क्या, समझने का प्रयास करिए मैं क्या कह रहा हूं। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी त्रिभुज साइड 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 से सर्वांग यानी समरूप कब होता है, समरूप होगा कब होता है, ध्यान से सुनना है। कोई भी त्रिभुज साइड 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 यानी तीन भुजाओं से, भुजा 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 से सर्वांग सम का नाम याद आ रहा है, समरूप होता है, ठीक, साइड 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 से समरूप होंगे, कब होंगे समरूप, जब पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं ले लें हम, जैसे मान लो 2, 3, 4 और यहाँ पे लिए 4, 6 और 8, अपने से मान लिया मैं, ठीक है। अगर हम पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ संगत अनुपात निकाल लें, जैसे देखिए कितना हो जाएगा, 2/4 निकाल रहे हैं तो घट के 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अगर हम 3/6 निकाल रहे हैं तो 3/6 भी 1/2 में कन्वर्ट होगा, और 4 अगर हम 8 कर दिए तब भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ अगर हम निकालने पर सभी इक्विवेलेंट आते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो दोनों त्रिभुज क्या है, भुजा 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 से क्या है, समरूप है, ठीक है, भुजा 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 से क्या है, समरूप है। थोड़ी सी समझने का प्रयास करिए, बाकी समझ में आएगा ऐसा नहीं है। 7वीं उसमें 9वीं में आप पढ़े होंगे, 9वीं में सर्वांग समता नियम भी था इसी तरह, सर्वांग समता नियम था इसी तरह, ठीक। तो देखो भुजा 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 का रूल्स क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, मतलब दो त्रिभुज की संगत भुजाएं हम लें और उनका अनुपात निकालें, अगर वो बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, भुजा 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 से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अभी आपको पकड़ना भी पड़ेगा, ठीक ना, कि आप कैप्चर करेंगे कि कैसे भुजा भुजा, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि कहां कहां से समरूप होते हैं। अगर पहले त्रिभुज की, देखो दो त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो, दो त्रिभुज हमारे पास प्रेजेंट है और दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के संगत अनुपात, मतलब भुजाओं का अगर हम अनुपात निकाल रहे हैं और तीनों अनुपात क्या निकल के आ रहे हैं, तीनों भुजा का अनुपात बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो साइड 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 से क्या है, समरूप हो गए। दूसरा देखो SAS में आप दिमाग लगाओ, इसका क्या मतलब हुआ कि दो त्रिभुज दिए होंगे तो पहले त्रिभुज का एक कोण, एक मतलब है एंगल, और दो भुजाएं, पहले त्रिभुज की दो भुजाओं
का अनुपात, ठीक है ना, पहले त्रिभुज की दो भुजा लें और दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजा लें और उनका अनुपात निकालें तो बराबर आना चाहिए। और एक एक कोण अगर बराबर है तो इसका मतलब वो त्रिभुज क्या है, एस ए एस से क्या है, समरूप है। देखो कंडीशन, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब पहले त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के एक कोण के बराबर हो, तथा इनके दोनों कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, और पहले त्रिभुज की जो दो भुजा है ना, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के क्या है, समान अनुपात में अगर आ रही है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। किस नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता के नियम से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंगल 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 का भी नियम कहता है कि यदि आपके पास पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या है, बराबर हैं, ठीक है, पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसका साफ मतलब है कि वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बात समझिए। देखिए थोड़ी सी चूंकि एडवांस तो है आपके लिए, लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि देखिए एंगल 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 का रूल्स ये कहता है बेटा, बस इतना, त्रिभुज के लिए 60 60 120, चलो इसको हम कर देते हैं 100, ये 100 ये 100 और ये कितना हुआ 20 और ये कितना हुआ 20, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। ये हुआ तुम्हारे पास कितना 20 और ये तुम्हारे पास कितना कहलाया 100, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ढक देंगे तो बिल्कुल इक्वल दिखना चाहिए। तो देखो ये इसके संगत, ये इसके संगत, ये इसके संगत सब है। अगर पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या है, संगत बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। किस नियम से समरूप हो गए, एंगल एंगल एंगल, मतलब पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के संगत बराबर है, तो ये एंगल 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 का रूल्स लगेगा और दोनों समरूप हो जाएंगे। समरूपता का ये गुणधर्म है, याद रखना अच्छे से, समरूपता का गुणधर्म याद होना चाहिए, लिख भी लेना है। अब देखो ये भी नियम कहता है, डबल एंगल दिखा ना, ए लिखा ना, तो इसका ये मतलब है कि यदि पहले त्रिभुज के, ठीक ना, दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाएंगे ना, तब भी क्या हो जाएगा, वो समरूप हो जाएंगे। देखो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आई बात समझ में, मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट ये कोण 100 डिग्री और इस त्रिभुज में ये वाला कोण भी 100 डिग्री और ये वाला कोण मान लेते हैं 30 डिग्री और ये वाला कोण कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो दो त्रिभुज, देखो अगर पहले त्रिभुज के, ठीक ना, पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एंगल एंगल से समरूप हो जाएंगे। किससे, एंगल एंगल से। अच्छा क्यों अच्छा भले यहाँ पे नियम बता दिए, पर ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक ना, अगले त्रिभुज के दो कोण के बराबर होंगे, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ना बेटा। क्यों, क्योंकि जब 100 ये है 30 ये है तो 130 ये हुआ, तो 50 ये बचा, तो 100 ये है 30 ये है, तो इसका मतलब 50 तो ये भी होगा ना। तो फिर तुम्हारे हिसाब से एंगल 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 नहीं है, वही एंगल 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 वाला रूल्स आ गया, ठीक है। तो अगर मान लो सपोज दैट, क्योंकि क्वेश्चन में देगा नहीं आपको, ठीक है, पहले त्रिभुज के अगर दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के अगर क्या संगत बराबर दिख रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब लास्ट केस अब तो थोड़ी ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ठीक है, आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय अपन बाद में देखेंगे। हमारे पास समरूपता होने, देखो कोई भी आकृति समरूप कब होती है, कोई भी आकृति, मैं किसी भी आकृति की बात कर रहा हूं, कोई भी आकृति समरूप तब होती है जब उसमें दो केस होना चाहिए, उसके संगत क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर हों, और सेकेंड केस क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं क्या हों, समानुपाती हों, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। कोई भी आकृति, इस दुनिया की कोई भी आकृति की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी आकृति समरूप तब होगी जब संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं बराबर हों। लेकिन त्रिभुज कब बराबर होंगे, ये त्रिभुज के लिए भी लागू हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा चैप्टर त्रिभुज के लिए ही चल रहा है मेन, तो ठीक, तो त्रिभुज में भी यही चीज होता है, ठीक है, कि अगर त्रिभुज की संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो त्रिभुज भी समरूप होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त 4 और दिए गए हैं। पहला तुम्हारे पास बताया है साइड साइड साइड, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास, तुम ले लो, दिमाग रख लो अपने पास कि ए मतलब एंगल एंगल एंगल। तीसरा आप अपने दिमाग में रख लीजिए एस, और चौथा आप दिमाग में रख लीजिए ए। ये क्या कहता है, ये त्रिभुज के लिए भी लागू है कि अगर त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं और त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हैं, यानी समानुपाती निकल के आ रही हैं, तो त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सभी आकृतियों के साथ त्रिभुज के लिए भी लागू है, लेकिन त्रिभुज के लिए एडिशनल 4 चीजें और हैं।
नियम ये कहता है कि यदि पहले त्रिभुज के, ठीक ना, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के साथ अगर हम अनुपात निकाल रहे हैं और बिल्कुल अनुपात बराबर निकल के आ रहा है, तो वो त्रिभुज आपस में साइड से क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। दूसरा केस ये कहता है कि पहले त्रिभुज के यदि तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के अगर तीनों कोण के बराबर हैं, तो इसका मतलब यह है कि एंगल से वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के भी एक कोण के बराबर होना चाहिए, और वो उसी पहले त्रिभुज का तुम्हारे पास क्या, दोनों भुजाएं, ठीक ना, दो अगले त्रिभुज के दोनों भुजाओं के क्या हो, अगर हम अनुपात निकाल रहे हैं, अगर अनुपात में बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो साइड से क्या है, समरूप है। और चौथा नियम ये कहता है कि अगर पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के यदि दो कोण के बराबर हैं, तब भी वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, एंगल से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूपता के कंडीशंस हैं, ठीक है, ये समरूपता में कंडीशंस दी गई हैं। अच्छा, एक चीज हम और बात आपसे करते हैं थेल्स प्रमेय के बारे में, कि थेल्स प्रमेय क्या है और थेल्स प्रमेय को प्रूव भी करना है, ठीक ना। तो आज मैं सिर्फ थेल्स प्रमेय बताऊंगा, थेल्स प्रमेय का विलोम बताऊंगा, ठीक है, लिखाऊंगा भी नहीं, सिर्फ बताऊंगा, ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। दिमाग में आप रखने का प्रयास करिएगा और रटने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि थोड़ी सी आपसे नियम याद हो जाना चाहिए। नियम ये कहता है, ठीक है, त्रिभुज, देखो थेल्स प्रमेय ने क्या किया, थेल्स प्रमेय का यानी थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स ने जो नियम दिया था, ठीक है, थेल्स का नियम ये कहता है कि देखो ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में अगर मैं एक लाइन खींच रहा हूं, सपोज, चलो मैं थोड़ी से बना ही लेता हूं त्रिभुज अच्छा सा, देखो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ध्यान से सुनना है ना, याद रखो, ठीक ना, मतलब समझ जाओगे ना तो याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज में, मैंने क्या कहा, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, देखो ये भुजा दिख रहा है ना, किसी एक भुजा के समांतर यदि एक सरल रेखा खींच दी जाए, तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभक्त करता है, तोड़ देता है, बस इतना सा काम है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में क्या किया जाए, किसी एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर, जनरली जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहीं पे इसी के समांतर खींचे, नहीं, हो सकता है कि मैं इसको इसके समांतर खींच सकता हूं। देखो इस वाली भुजा के समांतर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो इस वाली भुजा के समांतर दिखने लग गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान अनुपात में टूटेगी, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको इसके समांतर खींच दूं इधर, तो इसका मतलब ये देखो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान अनुपात में आएगी। मतलब जैसे अगर मान लो यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे ना, ठीक है, तो उनका अनुपात रेशियो क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, समझ गए, ये थेल्स प्रमेय का कहना था। तो चूंकि अब थोड़ी से समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि इसको थोड़ी से हम इसी को चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, ये नीचे वाले में दिखा देते हैं, ये लीजिए, ठीक। तो हमने क्या कहा, देखिए क्या था, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींच दी जाए, तो वह शेष दो भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभक्त करता है। यही थेल्स प्रमेय, पेपर में आता 2 नंबर का। थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय को, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींच दी जाए, तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। और थेल्स प्रमेय का विलोम सुनना, ठीक है, यदि कोई सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर से सुनना, यदि कोई सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, तो वह सरल रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम और थेल्स प्रमेय दोनों आपको रट के रखना है। साथ में जितनी चीजें मैं बताया हूं, अभी ओवरव्यू दिया ना, ठीक ना, इस चैप्टर को सीखने के लिए ये पूरा का पूरा दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक ना। तो त्रिभुज में समरूपता के गुणधर्म के लिए क्या क्या कंडीशन है, त्रिभुज में त्रिभुज समरूप कब होते हैं। पहला केस तो आपको सबके लिए जो लागू है कि क्या होना चाहिए, संगत भुजाएं के संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। और त्रिभुजों के लिए एडिशनल क्या चीज बताया है कि यदि पहले त्रिभुज की सभी भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं का अगर हम संगत अनुपात निकाल रहे हो, अगर वो बराबर आ रहा है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, साइड से क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अगर पहले त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर है, तब भी वो दोनों कोण क्या हो जाए, मतलब वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे।
यदि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण, यानी कोण कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती निकल जाएं दोनों भुजाएं, तो इसका मतलब वो साइड एंगल साइड से क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और अगर पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तब भी क्या होगा, त्रिभुज क्या होंगे आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूपता का गुणधर्म है, तो समरूपता की समस्त कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अब जब नेक्स्ट डे से क्लास अपन देखेंगे ना, चालू करेंगे, तो पूरा A to Z आपके दिमाग में पूरा जाएगा। ठीक है, बस ये है कि जितना आप पढ़े हैं थोड़ी से दिमाग में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है।